हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंग्वेज 1 में यूनिट 2 भाषा का शिक्षा शास्त्र एवं संसाधन के अंतर्गत चैप्टर 4 शब्द पहचान की विभिन्न रणनीतियों में जो एक्सरसाइज दे रखी हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो एक्सरसाइज देखेंगे 4.1। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कौशल 4 ब्लॉक मॉडल का हिस्सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: देखना, समझना, शब्द पहचान, प्रदर्शन करना। तो जो हमारे 4 ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक मॉडल था, उसमें जो हमारे 4 ब्लॉक थे वो थे मौखिक भाषा, जिसमें आपका सुनना और बोलना आता है। दूसरा था हमारा शब्द पहचान, और तीसरा था पढ़ना, और चौथा था लिखना। तो यहाँ पर जो हमारा 4 ब्लॉक मॉडल का हिस्सा है वो है शब्द पहचान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, बच्चों द्वारा चित्र बनाकर उनके नाम लिखने और पढ़ने में कौन से भाषा कौशल शामिल नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें बताना है कि अगर बच्चे चित्र बनाकर उनके नाम लिखें और फिर उसको पढ़ें तो उसमें कौन सा जो भाषा कौशल है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको पहला दे रखा है वो दे रखा है अक्षर ध्वनि संबंध और पढ़ना। दूसरा दे रखा है पढ़ना और लिखना। तीसरा है शब्द लिखना और पढ़ना, और चौथा है मौखिक भाषा। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है, अगर चित्र का नाम बनाकर आप नाम लिखते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अक्षर ध्वनि संबंध और पढ़ना पढ़ रहे हैं तो ये शामिल है। पढ़ना और लिखना ये भी शामिल है। शब्द लिखना और पढ़ना ये भी शामिल है, मगर मौखिक भाषा यहाँ पर शामिल नहीं है। तो ये होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न 3 की, कक्षा 2 में पढ़ने वाली स्नेहा चित्र से जुड़े अपने अनुभव साझा करते समय बहुत अधिक उत्साहित हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कक्षा 2 की छात्रा है स्नेहा, तो जब उसको चित्र दिखाए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है अपने अनुभव शेयर करने के लिए। ऐसा क्यों होता होगा? दूसरा, अगर आप एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? पुस्तक में दिए गए जंगल पोस्टर की गतिविधियों के अनुसार बच्चे चित्र देखकर अपने जीवन के अनुभवों से उसे जोड़ते हैं। जैसे किसी बच्चे का कहना है कि मैंने बगीचे में सांप देखा था, या एक बंदर मेरे हाथ से केला छीनकर ले गया था। इस प्रकार चित्र बच्चों को अपने अनुभव व्यक्त करने का अवसर देता है, इसलिए स्नेहा उत्साहित हो जाती है। चित्र जो होते हैं वो बच्चों को उत्साहित करते हैं। बच्चे चित्रों को देखकर जो भी उनके उन चित्रों से जुड़े अनुभव होते हैं उनको बताना चाहते हैं। इसी तरीके से स्नेहा को भी जब चित्र दिखाया जाता है तो वो भी उस चित्र से जुड़े जो भी उसके अनुभव हैं उन्हें बताना चाहती है, इसलिए स्नेहा के साथ ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि जैसे किसी बच्चे ने कहा मैंने बगीचे में सांप देखा था। अगर उसे जंगल या बगीचे का किसी तरीके का कोई चित्र दिखाया जाता है जिसे देखकर उसे अपनी कोई घटना याद आ जाती है कि मैंने बगीचे में सांप देखा था, तो वो उसे जल्दी से बताने की कोशिश करता है। या जैसे कि कोई बच्चा कहता है कि एक बंदर मेरे हाथ से केला छीनकर ले गया था। इस तरीके की घटना अगर उसके साथ होती है तो वो उसके लिए बहुत एक रोचक बात होती है, जिसे वो सबको बताना चाहता है। इसी तरीके से स्नेहा भी अपने अनुभव व्यक्त करना चाहती है। अगर हम एक शिक्षक हैं तो हम क्या करेंगे? बच्चों को चित्र ध्यान से देखने के अवसर देंगे, चित्र पर बातचीत कराएंगे। बच्चों से कहेंगे कि जो भी आपने चित्र में दिख रहा है उसे हमें बताइए, उससे जुड़े हुए जो भी आपके अनुभव हैं उन्हें बताइए। सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कक्षा के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम चित्र में दिखाई गई वस्तुओं के नाम बोर्ड पर लिखेंगे। चित्र में जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं उन चीजों से जुड़े हुए जो शब्द हैं, उनके जो नाम हैं, उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे।
बच्चों से उन शब्दों को पढ़वाएंगे, तो बच्चों से उन शब्दों को पढ़वाएंगे। शब्दों में आने वाले वर्णों ध्वनियों की पहचान कराएंगे। बच्चों से चित्र बनवाकर उसके नीचे उसका नाम लिखवाएंगे तथा पुनः पढ़वाएंगे। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बच्चों से पढ़वा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, ध्वनि पहचान, वर्ण पहचान, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। मौखिक भाषा विकास भी हो रहा है, बच्चा यहाँ पे पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, शब्द पहचान भी यहाँ चल रही है, बच्चा लिख भी रहा है। तो एक ही गतिविधि के अंदर हमारे जितने भी कौशल हैं, चारों जो कौशल हैं, उन सबका विकास हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। अगला सवाल है, जंगल पोस्टर के आधार पर बताई गई गतिविधियों में कौन से काम पहले या बाद में किए जा सकते हैं और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो जंगल पोस्टर के आधार पर जो गतिविधियां बताई गई हैं उसमें कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं और क्यों, ये स्पष्ट करना है। जंगल पोस्टर के आधार पर गतिविधियां निम्न क्रम में कराई जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों को जंगल का चित्र दिखाकर उस पर बातचीत कराई जाए। कोई भी चित्र हो, हमको पहले बच्चों को चित्र दिखाना है और उससे जुड़े हुए चीज़ें बच्चों से पूछनी है, बच्चों को बातचीत करने के अवसर देने हैं। बच्चों से चित्र से जुड़े अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए। चित्र में दिखाई देने वाली वस्तुओं जैसे शेर, हिरन, सांप, बंदर आदि के नाम बोर्ड पर लिखे जाएं, जिससे कि बच्चा चित्र के साथ साथ उसका जो जुड़ा हुआ उससे शब्द है उसको भी पहचाने। बोर्ड पर लिखे शब्दों को उंगली रखकर पढ़ाया जाए। जो भी शब्द बोर्ड पर लिखा है उससे जुड़े जो भी ध्वनियां हैं, जो प्रतीक हैं, मात्राएं हैं, उनसे बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाए, एक एक करके उसका उच्चारण किया जाए। शब्दों में आने वाले वर्णों ध्वनियों की पहचान कराई जाए। बच्चों से अपनी पसंद के जानवर या वस्तु का चित्र बनवाया जाए। अंत में चित्र के नीचे उसका नाम लिखवाकर बच्चों से उसे पुनः पढ़वाया जाए। और आखिर में जब बच्चों से उन्हीं शब्दों को उनके चित्रों से जोड़कर लिखवाया जाएगा और फिर उनसे पढ़वाया जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों की जो शब्द पहचान है वो और मजबूत होगी। इस क्रम से गतिविधियां कराने पर बच्चे पहले चित्र को समझते हैं, फिर अपने अनुभव व्यक्त करते हैं। इसके बाद वे शब्दों, ध्वनियों, पढ़ने और लिखने से जुड़ते हैं। इससे सुनना, बोलना, शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना सभी भाषा कौशलों का एकीकृत विकास होता है। तो अगर इस क्रम में हम गतिविधि बच्चों को कराते हैं तो यहाँ पर बच्चे का जो भी चारों कौशल है उनका एक सही तरीके से उनका एकीकृत विकास होता है, सभी कौशलों का यहाँ पर विकास होता है। अगला प्रश्न 5 है, जंगल पोस्टर वाली गतिविधि के आधार पर बताइए कि क्या बच्चे अक्षर की पहचान के बिना भी शब्द लिख सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जंगल पोस्टर वाली जो गतिविधि है उसके आधार पर यहाँ हमें बताना है कि क्या बच्चे अक्षर की पहचान के बिना भी शब्द लिख सकते हैं, और यहाँ एक तर्क भी देना है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे अक्षरों की पूरी पहचान के बिना भी कुछ शब्द लिखने का प्रयास कर सकते हैं। पुस्तक के अनुसार जब बच्चे किसी चित्र को देखते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसका नाम बार बार सुनते हैं तथा शिक्षक बोर्ड पर वह शब्द लिखकर पढ़ाते हैं, तब बच्चे उस शब्द की लिखित आकृति को एक चित्र की तरह पहचानने लगते हैं। इसके बाद शिक्षक की सहायता से वे उसी शब्द को लिखने का प्रयास करते हैं और फिर उसे पढ़ते भी हैं। जब बच्चे पूरे जो अक्षर हैं उनको नहीं पहचानते हैं, फिर भी बच्चे कुछ शब्दों को पहचानने लग जाते हैं अगर उन शब्दों का उनको बार बार अभ्यास कराया जाए और उनसे जुड़ी वस्तुओं को उन्हें दिखाया जाए। तर्क क्या है? पहले चित्र और शब्द के बीच संबंध बनता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में पहले चित्र और शब्द के बीच में संबंध बनाते हैं, बार बार देखने और सुनने से शब्द की पहचान विकसित करते हैं और उस शब्द का भी वो चित्र से जोड़ लेते हैं और उसको एक चित्र की तरह देखते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे शब्द का लिखित रूप लिखने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे वे अक्षरों और ध्वनियों की पहचान भी सीख जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जब पूरे अक्षर नहीं जानते हैं फिर भी कुछ शब्दों को वो पढ़ और लिख सकते हैं, उनकी पहचान बना लेते हैं, उनको एक चित्र की तरह देखते हैं। जब उन शब्दों से जुड़े जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चित्र हैं, उनका वो संबंध बना लेते हैं और उनको बार बार अभ्यास
कराया जाता है। निष्कर्ष अतः प्रारंभिक स्तर पर बच्चे अक्षरों की पूर्ण पहचान से पहले भी शब्दों की आकृति पहचान कर उन्हें लिखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बाद में अक्षर और ध्वनि का ज्ञान विकसित होना आवश्यक होता है। अगला हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 4.2। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शब्द पहचान का संबंध किससे है? ध्वनि और आकृति से, केवल लिखने से, केवल पढ़ने से, या मौखिक भाषा विकास से। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि शब्द पहचान का संबंध किससे है? ध्वनि और उसकी आकृति से, केवल लिखने से, केवल पढ़ने से, या मौखिक भाषा विकास से। तो शब्द पहचान का जो संबंध है वो है ध्वनि और उसकी आकृति से। शुरुआती दौर में शब्द पहचान में सहायक है। अगर शुरुआती दौर में शब्द पहचान में क्या सहायक होगा? उच्चारण शुद्धता, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों के साथ दिए गए चित्र, वर्तनी का ज्ञान। तो शुरुआती समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आवश्यक है वो है शब्दों के साथ दिए गए चित्र। ये शुरुआती समय में बच्चों को इस तरीके से अगर हम कराएंगे, परिचय कराएंगे शब्दों से, तो वो जो शब्द होंगे वो उनको समझ में आएगा कि ये कोई अर्थ रखते हैं, इनका कोई मतलब होता है, तभी वो उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे और उसको गहराई से स्थायी रूप से सीख पाएंगे और उनका प्रयोग कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, सोहम और उसकी नानी की बातचीत का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि सोहम भाषा ज्ञान एवं प्रयोग में किन कुशलताओं में सक्षम है, कैसे? तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि सोहम और उसकी नानी की बातचीत का विश्लेषण करना है और बताना है कि सोहम भाषा ज्ञान एवं प्रयोग में किन कुशलताओं में सक्षम है और कैसे। पुस्तक के अनुसार सोहम अपनी नानी के साथ बातचीत करते समय शब्दों को सुनता है, उनका अर्थ समझता है और उन्हें सही संदर्भ में प्रयोग करता है। वह वस्तुओं, चित्रों और उनके नामों के बीच संबंध स्थापित कर लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मौखिक भाषा का प्रभावी उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे शब्द पहचान की क्षमता भी विकसित कर रहा है। सोहम में विकसित कुशलताएं: शब्दों को सुनकर पहचानने की क्षमता, शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता, चित्र और शब्द के बीच संबंध स्थापित करना, अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, नए शब्दों का उचित प्रयोग करना। निष्कर्ष है, सोहम की बातचीत से स्पष्ट है कि उसकी मौखिक भाषा, शब्द पहचान तथा भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित हो रही है। अगला सवाल है, अपनी कक्षा के बच्चों के भाषाई प्रयोग का अवलोकन कीजिए और बताइए कि बच्चे किन और किस तरह के शब्दों से लिखित रूप से परिचित हैं, व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे सबसे पहले अपने आसपास दिखाई देने वाले शब्दों के लिखित रूप से परिचित होते हैं। वे बार बार दिखाई देने वाले शब्दों को उनके आकार और चित्र के आधार पर पहचानना शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपने आसपास दिखाई देने वाले शब्दों के लिखित रूप से परिचित होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, और जब उनके नाम को लिखा जाता है, लिखित रूप में दिखाया जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं शब्दों के लिखित रूप से परिचित होते हैं जिनको वो जानते हैं। वे बार बार दिखाई देने वाले शब्दों को उनके आकार और चित्र के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। बच्चे प्राय इन शब्दों से परिचित होते हैं, जैसे कि अपना नाम और अपने साथियों का नाम, अपने स्कूल का नाम, माँ, पापा, दादी आदि पारिवारिक शब्द, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके नाम या उनसे जो उनका रिश्ता होता है, जैसे कि माँ, पापा, तो इन शब्दों से परिचित होते हैं। बस, दुकान, दूध, पानी जैसी दैनिक जीवन के शब्द, चित्रों के नीचे लिखे शब्द, विज्ञापन बोर्ड और संकेत पट्टों पर लिखे शब्द, जिन शब्दों का बार बार उपयोग किया जाए बच्चे उनसे परिचित होते हैं, और जिन चीज़ों, जो वस्तुएं, जो भी चीज़ें उन्हें अपने आसपास दिखाई देती हैं उनके शब्दों से वो परिचित होते हैं। बार बार देखने, सुनने और प्रयोग करने से बच्चे इन शब्दों के लिखित रूप को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे यही पहचान पढ़ने और लिखने की क्षमता का आधार बनती है।
अगला जो हमारा सवाल है वो है, अगर सोहम की नानी सोहम को चिड़िया के चित्र, आकृति और उसके नाम ध्वनि से परिचय करवा देती तो क्या सोहम चिड़िया शब्द की पहचान कर सकता था? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए कि अगर सोहम की नानी सोहम को चिड़िया के चित्र, यानी कि जो चित्र दे रखा है, और उसके नाम ध्वनि से परिचय करवा देती तो क्या सोहम चिड़िया शब्द की पहचान कर सकता था? हाँ, यदि नानी सोहम को चिड़िया का चित्र दिखाकर उसका नाम बार बार बोलती तो सोहम चित्र, आकृति और शब्द ध्वनि के बीच संबंध स्थापित कर लेता। पुस्तक के अनुसार शब्द पहचान का आधार ध्वनि और उसकी आकृति का संबंध है। यही संबंध बच्चों को लिखित शब्द पहचानने में सहायता करता है। अगर सोहम की नानी जो चिड़िया बच्चा जानता है, जो चित्र है, अगर उसके शब्द से भी उसको परिचित करा देती और उसको बार बार उसका अभ्यास कराती तो वो उसको उसमें संबंध स्थापित कर लेता, चित्र में और शब्द के बीच में संबंध स्थापित कर लेता। तर्क चित्र देखकर बच्चा वस्तु को पहचानता है, नाम सुनकर उसकी ध्वनि से परिचित होता है। बार बार सुनने और देखने से शब्द की पहचान विकसित होती है। आगे चलकर वही पहचान पढ़ने और लिखने में सहायक बनती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे चित्र देखकर उसने वस्तु को पहचान लिया, उसका नाम सुनकर उसकी ध्वनि से परिचित होता। अगर उसको बताया जाता कि यहाँ पर ये चिड़िया लिखा हुआ है तो उसका नाम सुनकर उसकी ध्वनि से भी वो परिचित होने की कोशिश करता। जो चिड़िया शब्द है वो बार बार जब उस शब्द का उसको अभ्यास कराया जाता तो वो उनको पहचान भी लग जाता, उस शब्द को पहचानने भी लग जाता और चित्र और संबंध के बीच में संबंध भी स्थापित करने लगता। आगे चलकर वही पढ़ने और लिखने में सहायक बनता। इस प्रकार चित्र और ध्वनि के संयुक्त प्रयोग से सोहम चिड़िया शब्द की पहचान कर सकता था। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 4.3। यहाँ पर जो प्रश्न है पहला वो है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का संबंध किससे है? हर तरह की आवाज से है, भाषा की आवाज़ों से है, भाषा की ध्वनि की समझ से है, भाषा की सभी ध्वनियों को बोलने से है। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता का जो संबंध है वो जितने भी तरीके की ध्वनियाँ होती हैं उन सभी ध्वनियों की समझ से है। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि जो भी ध्वनियाँ हैं उसकी आपको पहचान हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गा, भाषा की ध्वनि की समझ से। नेक्स्ट है, किसी शब्द में किसी ध्वनि विशेष के स्थान पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग करने से शब्द का अर्थ नहीं बदल सकता। शब्द का अर्थ बदल सकता है, शब्द अशुद्ध हो जाता है, शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये इसमें जो राइट है वो है शब्द का अर्थ बदल सकता है। अगर ध्वनि विशेष का स्थान बदल दिया जाए तो शब्द का अर्थ भी बदल सकता है। अगला प्रश्न है, अपनी भाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण देते हुए बताइए कि आप बच्चों के साथ ध्वनि जागरूकता का कार्य कैसे करेंगे। पुस्तक के अनुसार ध्वनि जागरूकता का अर्थ है कि बच्चे शब्दों में आने वाली ध्वनियों को पहचानें, उनकी तुलना करें और समझें कि ध्वनि बदलने से शब्द और उसका अर्थ भी बदल सकता है। इसलिए बच्चों के साथ ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिनमें ध्वनियों को सुने, पहचानें और उनका प्रयोग करें। मैं निम्नलिखित गतिविधियां कराऊंगी। बच्चों से समान प्रारंभिक ध्वनि वाले शब्द बुलवाएंगे, जैसे कमल, केला, किताब। इसमें एक ध्वनि है का जो सब में समान है, तो इस तरीके के शब्द बुलवाएंगे। किसी शब्द की पहली, बीच या अंतिम ध्वनि पहचानने को कहेंगे। एक ध्वनि बदलकर नया शब्द बनवाएंगे, तुक वाले शब्द बुलवाएंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों से गतिविधि कराएंगे। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक में दे रखा था नल, जल, फल, तो यहाँ पर जो पहली ध्वनि है, जो पहला अक्षर है, वो बदलने से अर्थ बदल गया। मल, कल, पल। नमक, नमक में न, म, क, 3 ध्वनियां हैं। इन उदाहरणों से बच्चे समझते हैं कि ध्वनि बदलने पर शब्द और उसका अर्थ भी बदल जाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार ध्वनि आधारित खेल और गतिविधियां
बच्चों में ध्वन्यात्मक जागरूकता का प्रभावी विकास करती हैं। मटर, मकान, माला और अलमारी शब्दों में कितने अक्षर हैं? तो मटर में म टर 3 अक्षर हैं। मकान में म क और आ न, मकान, इसमें 4 अक्षर हैं। इसी तरीके से यहाँ पर माला में भी 4 हैं और अलमारी में 6 हैं, क्योंकि इसमें मात्रा को भी एक अक्षर की तरह गिना जाएगा क्योंकि वो स्वर है। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो है, अपनी कक्षा के बच्चों में ध्वनि जागरूकता के विकास के लिए कोई 2 गतिविधियों की योजना बनाइए। तो यहाँ पर अपनी कक्षा में हमें ध्वनि जागरूकता का विकास करना है, उसके लिए यहाँ पर हमको 2 गतिविधि की योजना बतानी है। तो ध्वनि जागरूकता विकसित करने के लिए बच्चों को सुनने, पहचानने, ध्वनियों में अंतर समझने वाली गतिविधियां करानी चाहिए। तो गतिविधि 1 है समान ध्वनि वाले शब्द पहचानना। बच्चों से कहेंगे समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानो। शिक्षक एक ध्वनि बोले जैसे क और इससे जुड़े हुए शब्दों को खोजो। बच्चे उस ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द बताएं, जैसे कमल, केला, किताब, कबूतर। अगर ध्वनि दी आपने क, तो क से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानें। इससे प्रारंभिक ध्वनि की पहचान विकसित होगी। गतिविधि 2, ध्वनि बदलो, नया शब्द बनाओ। यहाँ पर हम बच्चों को कोई एक शब्द देंगे और उनसे कहेंगे कि इसकी जो प्रारंभिक ध्वनि है उसकी जगह कोई दूसरा ध्वनि लिखो और नया शब्द बनाओ। तो बच्चों से पहली ध्वनि बदलकर नए शब्द बनवाएंगे, जैसे कि जल, फल, पल। इससे बच्चे समझेंगे कि ध्वनि बदलने से शब्द और उसका अर्थ भी बदल जाता है। निष्कर्ष है, इन गतिविधियों से बच्चों में ध्वनियों की पहचान, सुनने की क्षमता तथा शब्द पहचान का विकास होता है। अगली एक्सरसाइज है 4.4। पहला प्रश्न है, ध्वनि प्रतीक संबंध किसके बीच होता है? आवाज और वस्तु के बीच, वस्तु और शब्द की वर्तनी के बीच, वर्ण शब्द की आवाज और उनकी आकृतियों के बीच, शब्द और उसकी आकृति के बीच। सबसे सही आंसर है गा, वर्ण शब्द की आवाज और उनकी आकृति के बीच। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है, चित्रों के सहारे से अनुमान लगाते हुए पढ़ना एक मानसिक क्रिया है। यह कथन सदैव सत्य है, सर्वथा सत्य है, अत्यंत सरल है, अत्यंत कठिन है? तो सर्वथा सत्य है। अगला प्रश्न है, अपनी भाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण लेते हुए बच्चों में ध्वनि प्रतीक संबंध का विकास करने के लिए कोई तरीके सुझाइए। किस तरीके से ध्वनि प्रतीक संबंध का विकास करेंगे? ध्वनि प्रतीक संबंध का अर्थ है कि बच्चा किसी ध्वनि और लिखित रूप, वर्ण या शब्द के बीच संबंध स्थापित कर सके। जो उसकी ध्वनि है और जो उसका प्रतीक है, दोनों के बीच में जो संबंध है उसको बच्चा समझ जाए, इसी को ध्वनि प्रतीक संबंध कहते हैं। इसके लिए बच्चों को सुनने, देखने, बोलने और पढ़ने के पर्याप्त अवसर देनी चाहिए। तो गतिविधि ऐसी करानी है जिसमें सुनने, देखने, बोलने और पढ़ने के पर्याप्त अवसर मिले। ध्वनि प्रतीक संबंध विकसित करने के तरीके, चित्र दिखाकर उसका नाम बोलें और बोर्ड पर लिखें। बच्चों से शब्द को देखकर पढ़वाएं और बार बार दोहराएं। एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों का अभ्यास कराएं। वस्तुओं पर नाम पट यानी कि लेबल्स लगाकर पहचान करवाएं। चित्र कार्ड और शब्द कार्ड का मिलान करवाएं। बच्चों से चित्र बनवाकर उनके नीचे उसका नाम लिखवाएं। तो इस तरीके से हम ध्वनि प्रतीक संबंध का विकास कर सकते हैं। उदाहरण देखें तो जैसे कमल, कमल में पहली ध्वनि क है और इस शब्द को पढ़ते हैं कमल। गाय में ग ध्वनि है और बस में जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ब है। तो इस तरीके से बच्चों को परिचित करा सकते हैं। इस प्रकार बच्चे ध्वनि और उसके लिखित प्रतीक, वर्ण या शब्द के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। प्रश्न है, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखना का भाषा शिक्षण की दृष्टि से इस कथन की विवेचना कीजिए। तो चित्रों के नीचे नाम लिखना भाषा शिक्षण की दृष्टि से इस कथन की विवेचना करनी है, बताना है कि किस प्रकार ये शिक्षण में और बच्चे के भाषा सीखने में, शब्द पहचान में इसका महत्व है। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखना भाषा शिक्षण की एक प्रभावी रणनीति है, एक प्रभावी रणनीति है। इससे बच्चे चित्र यानी कि अर्थ
बोले गए शब्द ध्वनि और लिखित शब्द यानी कि प्रतीक के बीच संबंध स्थापित कर पाते हैं। यही संबंध आगे चलकर शब्द पहचान, पढ़ने और लिखने की नींव बनता है। तो अगर बच्चों को चित्र दिखाकर उनके नाम लिखवाए जाते हैं तो बच्चे चित्र का तो अर्थ समझते हैं, और जब उनसे उनका नाम लिखवाया जाता है तो उस चित्र का जो प्रतीक होता है उसके बीच में संबंध स्थापित कर लेते हैं, और आगे चलते चलते वो बच्चे उस प्रतीक से ही उसका अर्थ समझ जाते हैं, चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस गतिविधि के लाभ हैं, चित्र और शब्द का संबंध स्पष्ट होता है, ध्वनि और लिखित प्रतीक की पहचान विकसित होती है, शब्द पहचान की क्षमता बढ़ती है, पढ़ने और लिखने की शुरुआत सरल होती है, बच्चों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। तो ये इसके लाभ हैं। निष्कर्ष है, इसलिए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखना प्रारंभिक भाषा शिक्षण की अत्यंत उपयोगी और प्रभावी गतिविधि है, क्योंकि इससे बच्चे अर्थ, ध्वनि और लिखित रूप में तीनों एक साथ समझते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी 4.5, जिसका पहला प्रश्न है, वर्णों और शब्दों का पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के बिना होता है, मौखिक भाषा की मदद से होता है, अत्यंत कठिन होता है, सर्वथा यांत्रिक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ख, मौखिक भाषा की मदद से होता है। दूसरा सवाल है, जब बच्चे लिखते हैं तो साथ में बोलते भी जाते हैं। ऐसा करना एक बहुत खराब आदत है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से अनिवार्य है, अपने आप को व्यस्त रखना होता है, अपने कार्य का भी संचालन है। तो अपने कार्य का भी संचालन है, यहाँ पे जो घ है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, किसी भी ध्वनि को शब्द के शुरू, मध्य और अंत में रखकर उन्हें क्यों सिखाया जाता है? अपने उत्तर के लिए तर्क और उदाहरण दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी ध्वनि को या तो शब्द के शुरू में या उसके अंत में या मध्य में रखकर ऐसा करके क्यों सिखाया जाता है, और इसके लिए एक तर्क और उदाहरण भी देना है। तो पुस्तक के अनुसार बच्चों को किसी ध्वनि को शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत में पहचानना सिखाया जाता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि जो ध्वनि है, किसी भी ध्वनि को शब्द के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में पहचानना सिखाया जाता है बच्चों को, ताकि वे समझ सके कि एक ही ध्वनि अलग अलग स्थानों पर आकर भी शब्द का भाग होती है। यानी कि वो समझ सके कि ध्वनि अलग अलग स्थानों पर भी आ सकती है और वो भी एक नया शब्द बनाती है, उसका अपना एक नया अर्थ रहता है। इससे उनकी ध्वनि जागरूकता, ध्वनि प्रतीक संबंध, शब्द पहचान मजबूत होती है। इससे बच्चे ध्वनि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं। ध्वनि जागरूकता, ध्वनि प्रतीक संबंध और शब्द पहचान मजबूत बनती है। उदाहरण, शुरू में न जो ध्वनि है वो शुरू में है नल, नल शब्द में शुरू में न है। मध्य में जो ध्वनि है न, वो वानर शब्द बनाती है, और अंत में जब न को रखते हैं म और का के साथ तो मकान शब्द बनाती है। इसी प्रकार नल, मल, कल जैसे शब्दों से यह भी समझाया जाता है कि एक ध्वनि बदलने पर शब्द और उसका अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार बच्चों में ध्वनि की सही पहचान विकसित होती है और पढ़ना लिखना सीखना अधिक सरल एवं प्रभावी बनता है। अगली एक्सरसाइज है हमारी 4.6, जिसका पहला सवाल है, शब्द पहचान की शुरुआत एक कहानी या कविता से होनी चाहिए, क्यों? कविता, कहानी कविता बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह एक अर्थपूर्ण सामग्री है, ऐसी ही परंपरा है, इसमें सवाल जवाब बहुत होते हैं। तो इसमें से जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा यह एक अर्थपूर्ण सामग्री है। इसलिए कविता और कहानी से ही हमें बच्चों के शब्द पहचान की शुरुआत करानी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द पहचान में कौन सी क्रिया एक यांत्रिक प्रक्रिया है? बोर्ड से शब्द देखकर लिखना, चित्रों के नीचे उनका नाम लिखना, शब्दों में किसी ध्वनि विशेष पर घेरा लगाना, समान ध्वनि से शुरू होने वाली वस्तुओं को खोजना। तो इसमें जो का है वो है हमारा
बोर्ड से शब्द देखकर लिखना यह एक यांत्रिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, समान लय वाली ध्वनियों की पहचान करना और उनके समान अन्य शब्द लिखने वाली गतिविधि के लिए आप शब्दों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों? तो ऐसी गतिविधियों में शब्दों का चयन बच्चों के अनुभव, भाषा स्तर और ध्वनि पहचान को ध्यान में रखकर करना चाहिए। शब्द सरल, परिचित और अर्थपूर्ण होने चाहिए ताकि बच्चे समान ध्वनियों की पहचान आसानी से कर सकें। शब्द चुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शब्द बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हों, छोटे, सरल और अर्थपूर्ण हों, उनमें समान प्रारंभिक, मध्य या अंतिम ध्वनि हो, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और आसान हो, चित्रों या वास्तविक वस्तुओं से उनका संबंध स्थापित किया जा सके। बच्चों की कक्षा और आयु के अनुसार शब्द चुने जाएं। तो जब भी हमें इस तरीके की गतिविधि करानी है तो उसमें हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो शब्द हैं वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हों, सरल हों, अर्थपूर्ण हों, छोटे हों, समान प्रारंभिक, मध्य या अंतिम ध्वनि हो, उनमें शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और आसान हो, चित्रों या वास्तविक वस्तुओं से उनका संबंध स्थापित किया जा सके। बच्चों की कक्षा और आयु के अनुसार शब्द चुने जाएं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कमल, कलम, केला, नल, जल, फल, घर, घड़ी, घंटी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मिलते जुलते शब्द हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके के उदाहरण बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रकार के शब्द बच्चों को ध्वनि जागरूकता, ध्वनि प्रतीक संबंध और शब्द पहचान विकसित करने में सहायता करते हैं। साथ ही पढ़ना और लिखना भी सरल हो जाता है। अपनी कक्षा के बच्चों के लिए कोई ऐसी 2 गतिविधियां बताइए जो शब्द पहचान सीखने में मदद करती हों। तो यहाँ पर 2 गतिविधियां दे रखी हैं। सबसे पहला है शब्द पहिया गतिविधि, दूसरी है चित्र शब्द मिलान गतिविधि। बच्चों को शब्द पहिया दिया जाए, वे अलग अलग वर्णों को जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाएं, फिर उन शब्दों को पढ़ें और लिखें। बच्चों को चित्र और शब्द कार्ड दिए जाएं, वे सही चित्र का सही शब्द से मिलान करें, उसके बाद शब्द पढ़ें, बोलें और लिखें। इन गतिविधियों से बच्चों में शब्द पहचान, ध्वनि पहचान, पढ़ने और लिखने की क्षमता का क्रमिक विकास होता है तथा भाषा सीखना अधिक रोचक और प्रभावी बनता है। आज के इस वीडियो में हमने अपना लैंग्वेज 1 के चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज दे रखी थी उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।